टॉपिक है, आज जो हमारा टॉपिक है वह है पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम साइटोसोल टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ल्यूमेन और फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें अप्लाइड विषय है और आपको अच्छे से इस पर ध्यान देकर देखिए क्या क्या विषय वस्तु हो रहा है। जहां दिक्कत हो हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो टॉपिक का टाइटल है वह है पोस्ट ट्रांसलेशनल। इसके बारे में हमने एक लेक्चर में और भी चर्चा कर रखा है। ट्रांसलोकेशन, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन का कहने का मतलब क्या है? हम इसको दोनों विंग में स्टडी करते हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स में भी करते हैं और यूकैरियोट्स में भी करते हैं। दोनों में हम इसको स्टडी करते हैं। तो यदि दोनों में स्टडी करें तो हम लोग जहां पर यूकैरियोट्स में ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर करेंगे स्टडी, प्रोकैरियोट्स में तो अलग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ईआर के रूप में भी काम करता है, उसका कुछ हिस्सा वहां पर स्टडी करेंगे। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स का देखें और अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन देखें, दोनों मेम्ब्रेन का टर्म हम लोग लिख दे रहे हैं कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ बैक्टीरिया और यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन। तो अगर इन दोनों के विषय में बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और ये होता है साइटोसोल। तो अगर कोई प्रोटीन बैक्टीरिया के बाहरी मीडियम में हो, उस प्रोटीन को बैक्टीरिया अंदर लेकर आता है और फिर अंदर वो प्रोटीन अपना नेचुरल स्टेट में। इसको लाने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्टर जो कि उसको यहां से यहां ले आए। इसकी चर्चा करेंगे। वहीं पर जब यही बात हम लोग यूकैरियोटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन के बारे में कहते हैं, यहां भी क्या है कि जो प्रोटीन है वो बाहर है। उस प्रोटीन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के अंदर जो है वो लेकर आते हैं। यहाँ पर भी इसके लिए ट्रांसपोर्टर होता है, लेकिन यहाँ पर बाहर क्या है? साइटोसोल और अंदर क्या है? ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। तो ये एक बेसिक दोनों के बीच का है कॉन्सेप्ट, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। हमें प्रोटीन्स को अंदर लाना है। ये प्रोटीन है, ठीक है ना, ये भी प्रोटीन है। अब मुद्दा आता है, सबसे पहले हम लोग शुरू करें प्रोकैरियोट्स के लिए। ई कोलाई में स्टडी किया गया था प्रोकैरियोट्स में। तो सबसे पहली चुनौती क्या होती है कि कोई भी प्रोटीन जब बनता है तो बनते हुए ही वो अपना एक नेचुरल फोल्डिंग उसमें डेवलप हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डेड और वाइल्ड प्रोटीन, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। लेकिन जब हमको इसको ट्रांसलोकेट कराना है, इसको मेम्ब्रेन के थ्रू भेजना है, मेम्ब्रेन से होकर भेजना है, अगर ये काम करना है तो इस प्रोटीन को सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो ये टेढ़ा होकर नहीं जा सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा? ये प्रोटीन जो है वो ऐसे सीधा कर दिया जाएगा। तो मन में सवाल आएगा ना कि कौन है जो इस प्रोटीन को सीधा करेगा? तो कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर फ्यू बाइंडिंग प्रोटीन्स जो कि इस काम को करते हैं। वो बाइंडिंग प्रोटीन्स इसके साथ जुड़ जाता है अलग अलग जगहों पर। ये सभी जगह फिक्स रहते हैं, कहीं भी नहीं जुड़ेगा। सबके लिए जगह क्या है?
फिक्स है। ओके, ये सारे बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। ये बाइंडिंग प्रोटीन्स इसके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है ना, इसे बिप कहते हैं, PIP, बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, उसके अलावे कभी कभी इसके साथ कुछ और भी एसोसिएटेड प्रोटीन्स देखे जाते हैं। जैसे यहां पर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये सभी जो होते हैं वो होते हैं अनफोल्डिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अनफोल्डिंग प्रोटीन्स। जैसे एक एग्जांपल देखें तो HSP का फुल फॉर्म है HSP70 लाइक। यहां पर HSP का फुल फॉर्म होता है हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन नंबर 70। इस तरह से कुछ प्रोटीन्स का सहयोग मिलता है इसको, जिसके मदद से ये क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर जाता है। अगर ये सहयोग ना मिले, है ना, ये अगर सहयोग ना प्राप्त हो तो फिर क्या होगा, फिर ये प्रोटीन जो है वो जा नहीं पाएगा, और रिजल्ट क्या होगा कि जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो नहीं हो पाएगा। अब यदि इसी घटना को हम लोग प्रोकैरियोट्स में अगर देख रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में इसके लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं, आइए। तो प्रोकैरियोट्स में जो है, क्योंकि बाहर प्रोटीन मिलेगा ही इसको, मीडियम में तो प्रोटीन मिलेगा ही। तो अब देखो, ये यहां पर हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोई प्रोटीन है। ठीक है, और यहां से इसको कहां भेजा गया, साइटोसोल। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोसोल भेजने के बीच में क्या था, मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज मेम्ब्रेन। और सेकेंड क्या था, इसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है, उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये पास ऑन कर रहा है। तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू जब पास हो रहा है, तो वहां पर एक खास तरह का मोटर प्रोटीन होता है। ठीक है ना, एक खास तरह का मोटर प्रोटीन होता है। हम ऐसे उसको दिखा देते हैं यहाँ पर, है ना, ऐसे गोल कर, एक खास तरह का मोटर प्रोटीन, मोटर मोटर ही ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, एक मोटर प्रोटीन होता है, और नाम होता है सेक ए एटीपीएज। जैसे हम सेक ए एटीपीएज कहते हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस सर्टेन अमाउंट में एनर्जी। तो ये एटीपीएच का काम होता है। ये क्या होता है, एटीपीएच का काम होता है। इसका मतलब यह एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, जब इस प्रोटीन को भेजा जाएगा तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब एक डायग्राम द्वारा इसको हम लोग देखने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए, एक बढ़िया सा डायग्राम अपने कॉपी पर आप लोग भी बनाइए। हाँ, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टर है। तो इस ट्रांसपोर्टर को हमने ऐसे डायग्राम बना दिया। अब इस ट्रांसपोर्टर के बीच में जगह हो गया। ठीक है, सो दिस इज द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। अब इसके बगल में क्या है, इसके बगल में है SEC63। ठीक है, और ये जो है, इसे हम लोग बोल रहे हैं SEC63, तो मॉलिक्यूलर वेट से नाम दिया गया। ये है ट्रांसपोर्टर। ओके, ये SEC63 जो है, इसका जो ये हिस्सा है, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है ना, ये हिस्सा ATPase की तरह काम करता है।
ठीक है, चूंकि स्पेसिफाइड है। अब रिजल्ट क्या होगा, जो रिजल्ट होगा उस पर आप ध्यान से देखें। ये बाइंडिंग प्रोटीन है, अभी तो मोटर प्रोटीन की चर्चा कर रहे हैं, तो ये हो गया बाइंडिंग प्रोटीन बिप। बाइंडिंग प्रोटीन जब इनएक्टिव होता है, इसमें एटीपी रहता है। जैसे एटीपी रहता है तो ये प्रोटीन से नहीं जुड़ेगा, लेकिन जैसे ही एटीपीएज एक्टिव होता है, वो क्या करता है, यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल देता है। और अब जो बाइंडिंग प्रोटीन है, उस बाइंडिंग प्रोटीन में क्या है, एटीपी। जहां पहले 3 फॉस्फेट वाला एटीपी था, अब 2 फॉस्फेट वाला एडीपी। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जैसे ही ये काम होगा, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। और बदलाव आने से क्या होगा, बदलाव आने से ये होगा कि इसमें प्रोटीन से जुड़ने का जो डोमेन है वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखो, हम इस डोमेन को मानते हैं, ये जो डोमेन है वह है प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, डोमेन डोमेन। अब ये डोमेन क्या करेगा, मैं अगर आपको एग्जांपल से ही समझा रहा हूं, तो मान लीजिए कि यहां पर कोई प्रोटीन है, ऐसे आ रहा है, ये उसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे करके जुड़ जाएगा, लाइक दिस वन। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। तो अब ये बाइंडिंग प्रोटीन जो है वह इससे जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा कि जो प्रोटीन है उसमें फोल्डिंग का नेचर तो कमजोर पड़ता ही है, साथ साथ क्या है कि एडीपी लिख देते हैं, और साथ साथ क्या है कि ये जो है, जो बाइंडिंग प्रोटीन है वह उसको खींच कर जो है अंदर लाने का काम करता है, क्योंकि ये मोटर प्रोटीन की तरह एक्टिवेट करता है। तो ये जो काम, ये जो हम लोग देखते हैं, ये काम होता है इस बाइंडिंग प्रोटीन का ही काम जो है, उसको हम लोग देखते हैं। एक बार जब सारा प्रोटीन अंदर आ जाता है ना, मान लो कि ये प्रोटीन पूरी तरीके से अंदर आ गया। जैसे प्रोटीन पूरी तरीके से अंदर आ गया, सारे बाइंडिंग प्रोटीन इससे निकल जाते हैं, जितने भी बाइंडिंग प्रोटीन से सब निकल जाते हैं, और ये प्रोटीन अपना नेचुरली जो उसका फोल्डिंग है वो हो जाता है, मतलब ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन, ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन पर ये आ जाता है। तो जैसा होना चाहिए था वैसे प्रोटीन हो जाएगा। तो जब भी कोई ट्रांसलोकेशन का काम होता है, ये बाइंडिंग प्रोटीन इसको मदद करते हैं अंदर लाने में। ठीक है, और ये सभी जो भी बाइंडिंग प्रोटीन है उसमें सिग्निफिकेंट क्या है, एटीपी का होना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और जब ये एक्टिव होता है बाइंडिंग प्रोटीन, तो उसमें क्या होता है, एडीपी होता है। और जब ये एक बार निकल जाएगा, मान लो कि ये बाइंडिंग प्रोटीन वहां से फ्री हो गया, एडीपी, उसको तुरंत क्या मिलता है सिस्टम से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और काइनेज नाम का एंजाइम के प्रेजेंस में ये वापस क्या हो जाता है, एटीपी। एटीपी होते ही ये फिर से इनएक्टिव हो जाता है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यूकैरियोट में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में एक खास तरह का कॉम्प्लेक्स देखने का मौका मिल रहा है। इसे हम लोग कहते हैं सेक 61, 62, 63, 71, 72 कॉम्प्लेक्स। एक बार हम सेक के बारे में आपको अलग से बता देंगे, ताकि आपकी काबिलियत जो है वो और भी मजबूत रहे, आप थोड़ा सेक के बारे में और भी जाने, क्योंकि कई जगह पर आपको मिलेगा, क्वेश्चंस में भी काफी आता है। तो ये साइटोसोल हो गया, जो कि इसका आउटर फेस है, बाहर का फेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये हो गया ल्यूमेन, जो कि इसका अंदर का फेस है, ये इनर फेस है। ओके, और ये जो है इसका ट्रांसपोर्टर है, जिसके बीच से होते हुए ये प्रोटीन जो है वो अंदर जाता है। तो क्या है कि बाहर जो प्रोटीन है उसके साथ तो एचएसपी भी जुड़ा हुआ है। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर एचएसपी। एचएसपी क्या करता है, इसको एचएसपी इसको सीधा रखता है, इस
तरह से सीधा रखा है। और अब जो है जैसे ही अंदर घुस रहा है ना, इसके साथ बाइंडिंग प्रोटीन्स भी अटैच हो रहा है। देखिए ये बाइंडिंग प्रोटीन है, ऐसे हम साइन कर देते हैं, ये बाइंडिंग प्रोटीन, ये बाइंडिंग प्रोटीन भी इसके साथ जुड़ रहा है। तो जो जुड़ने की प्रक्रिया उसी प्रकार से, ये बाइंडिंग प्रोटीन में जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। उसी प्रकार की प्रक्रिया है कि जो एटीपी है वो एडीपी में चेंज होगा, तो ये जुड़ जाएगा प्रोटीन के साथ। अब क्या हो गया, एक बार ये अंदर आना शुरू हो गया, तो अब ये प्रोटीन जैसे अंदर आ गया पूरी तरीके से, तो फिर अंदर आके क्या करेगा, अपना नेचुरल जो फोल्ड है इसका, उस फोल्ड में दैट इज कि वो अपना नेचुरल कुदरती जो उसका स्ट्रक्चर है उस रूप में आ जाएगा। तो बेसिक अगर देखें तो मिला जुलाकर एक प्रकार का ही एक प्रकार तरीके से ही काम जो होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ये होता है। अब हमारे पास मुद्दा जो आ रहा है वो है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शंस अगर हम लोग गौर करें, अगर कुछ के रूप में बोलें तो हम लोग इसको बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री है, ये केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल में जो भी कुछ बनता है वो बिना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नहीं बन सकता है, चाहे वो डायरेक्ट मदद करे चाहे इनडायरेक्टली मदद करे, इसके मदद के बिना वो काम नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया सिंथेसिस जो है उससे जुड़ा हुआ ये हिस्सा होता है, ठीक है। सिंथेसिस के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, जो चीजें बनती हैं उनमें बदलाव भी किए जाते हैं। कई बार थोड़ा प्रोसेसिंग भी किया जाता है, ठीक है ना, स्टोरेज भी किया जाता है, और आवश्यकता अनुसार सेक्रेशन भी किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स लिखा जा रहा है। सिंथेसिस करने का मतलब हो गया यह चीजों को बनाएगा, मॉडिफिकेशन में उसमें जरूरत अनुसार बदलाव करेगा, प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी बॉडी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ छोटा छोटा प्रोसेसिंग ये खुद कर लेता है। अगर स्टोर करके रखना है तो स्टोरेज भी देखेगा, और अगर इसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजना है सिक्रेशन, तो ये वो भी ये काम करेगा, ठीक है। अब जैसे सिंथेसिस की बात होती है तो हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। एक एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। दूसरा, अगर मॉडिफिकेशन की बात होती है, अगर कुछ बदलाव की बातें होती हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डोलीकोल पायरोफॉस्फेट ओलिगोसैकेराइड इज एडेड इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या होता है, थोड़ी बदलाव आ जाती है। थोड़ा प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया, थोड़ा प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि जैसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। एक बार हम इसको और चर्चा करेंगे। एक्चुअली में बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें इन सब की चर्चा की गई है काफी डिटेल में, बिटवीन प्रोटीन एंड शुगर, बिटवीन प्रोटीन एंड शुगर। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग यहीं पर स्टार्ट होता है, इनिशिएट करता है। इनिशिएट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करता है। स्टोरेज की बात हो तो अगर ग्लाइकोजन स्टोर करेगा तो ग्लाइकोसोम हो जाएगा, अगर लिपिड को करेगा तो लाइपोसोम हो जाएगा। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। और सिक्रेशन का मतलब क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही अपने अपने में भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सेट्रा। इस तरह के हर तरह के काम जो है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत मल्टीपल टास्किंग वाला हिस्सा है। अब जो सबसे पहला फंक्शन हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन ऑफ secretory
प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो सेल के अंदर सिक्रेटरी प्रोटीन्स और लिपिड्स का सिक्रेशन करना है, ठीक है। तो नहीं करेगा तो काम, मान लो कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसी चीज की जरूरत है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जरूरत है, ये ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? यही नहीं करेगा। मान लो कि हमको एक खास तरह का फॉस्फोलिपिड चाहिए, किसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। वो फॉस्फोलिपिड सिर्फ यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना सकता है। एज पर डिमांड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड और फिर उसको वो सर्कुलेट करेगा। तो ये जो काम है, यह काम इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। यह एक काम है। तो जितने भी ऐसे सिक्रेटिव प्रोटीन्स हैं, हम कुछ एग्जांपल आगे चर्चा करेंगे, और लिपिड्स हैं, उनका ये इंट्रासेलुलर सिक्रेशन करते हैं। जो सेकेंड रोल है होता है उसका है, ये भी ट्रांसपोर्ट से ही जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देखिए विद्यार्थियों, कोई भी आयंस हो, कोई भी, वो सेल में फ्रीली नहीं रह सकते, सेल में फ्रीली नहीं रह सकते। अगर ऐसा हो तो पूरा सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दो समस्या होंगी। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम आयन, सबसे पॉपुलर यही। कैल्शियम आयन को आप सेल में फ्रीली नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये बहुत एक्टिव है, इट इज सेकेंड मैसेंजर, ठीक है ना, ये सेकेंड मैसेंजर है। तो सेकेंड मैसेंजर कहने का मतलब क्या है? ये इससे संबंधित एसोसिएटेड बहुत सारे काम है। अगर उस वक्त ये सेल के अंदर फ्रीली रहे तो पूरा सेल का जो काम है वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। एक एग्जांपल है। इसके अलावा जैसे कि आयरन है, आयरन जरूरी है शरीर के लिए, सेल के लिए भी जरूरी है, लेकिन सेल इसको स्टोर नहीं करना चाहेगा। अगर सेल इसको स्टोर करेगा, उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही एकमात्र सहारा है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में सारी चीजें स्टोर हो जाती, अलग अलग रूप। अब इसके कारण क्या होगा? जो ईआर मेम्ब्रेन है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है, उस पर हमको क्या दिखेगा? उस पर हमको दिखेगा आयोनिक ग्रेडियंट। मतलब कोई आयन कम है कहीं पर तो कोई आयन ज्यादा है। और दूसरा क्या दिखेगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इसका मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पर भी, ठीक है, उस मेम्ब्रेन पर भी हमको चार्जेस दिखेंगे। और तब जब हमसे कोई पूछेगा कि इस मेम्ब्रेन पर ये चार्ज कैसे दिख रहा है, क्यों कर दिख रहा है, तो हमारा आंसर होगा क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में आयंस रहते हैं। तो मान लो कि अगर बहुत सारा कैल्शियम आयन अंदर चला है, अंदर, ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन अंदर बढ़ जाएगा, और ये कैल्शियम आयन फिर बाहर निकल जाए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन अंदर घट जाएगा। इससे क्या होगा? इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल भी होगा, वो चेंज करता रहेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस में, जो कि हम लोग अगला काम में जोड़ रहे हैं। अगर नेक्स्ट वर्क हम लोग देखें, थर्ड वर्क, इसमें डिटॉक्सिकेशन है। आपको कोई भी सवाल होता है तो आप मेरे पूछने पर आप लोग उसको पूछ सकते हैं। डिटॉक्सिकेशन क्या? तो डिटॉक्सिकेशन ऑफ प्रोटीनियस या फिर स्टेरॉइड टॉक्सिन्स, जो भी प्रोटीनियस या स्टेरॉइड टॉक्सिन्स हुआ थी। जो टॉक्सिन, जहर क्या होता है? जो सेल के नियम को तोड़ता है, विच ब्रेक्स द रूल ऑफ अ सेल। जो डीएनए के कंट्रोल काम होता है, उस काम को वो अवरुद्ध कर दे, उसे हम लोग टॉक्सिन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये प्रोटीनियस भी होते हैं, स्टेरॉइड्स भी होते हैं।
इनका सोर्स और एक्सेट्रा भी हम लिख देते हैं। आजकल बहुत सारे नए नए टॉक्सिन्स आ रहे हैं। जैसे इसका सोर्स क्या है, ठीक है, फूड एंड वाटर, खाना और पानी, ये दो सोर्स हैं जिससे कि हम सेल के अंदर में टॉक्सिन्स डालते हैं, ठीक है। आजकल बहुत पॉपुलर है योग में डिटॉक्स, मतलब अपने आप को उन सब जहर से कैसे मुक्त करें। तो फूड एंड वाटर में जो भी हम यूज करते हैं, अब जैसे कलर आजकल खूब यूज होता है, रंग, अगर आप जलेबी खाएं तो बिना रंगीन जलेबी मिलेगा ही। उसके अलावा क्या है, पैक्ड फूड। पैक्ड फूड जो है, आप देखेंगे सभी के अंदर में कहीं ना कहीं हो, या फिर वो जिस आपको बर्तन में दे रहा है, क्या वो पूरी तरीके से टॉक्सिन फ्री है। हो सकता है कि उसमें लेड हो सकता है उसमें आर्सेनिक हो, मतलब ऐसे बहुत तरह के टॉक्सिन्स उस फूड में हो सकते हैं। इट मे किल द सेल। कैसे, कोई एग्जांपल देखने की बात हो, आप देखिए, एक दवा है, ठीक है ना, एक दवा है जिसे हम लोग कहते हैं फिनोबार्बी बार्बिटल फिनोबार्बिटल ड्रग। ये जो फिनोबार्बिटल ड्रग है, यह एक ऐसी दवा है जो टॉक्सिन्स के रूप में काम करता है। ये टॉक्सिन है। तो क्या दिखाता है कि लिवर सेल में डिटॉक्सिकेटिंग एंजाइम्स इंक्रीज। जब उस पर टेस्ट किया गया, ये लैबोरेटरी में टॉक्सिन डाला गया, तो क्या देखा कि जिस लिवर सेल पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसके अंदर में डिटॉक्सिकेटिंग एंजाइम्स की बढ़ गई। तो वैज्ञानिक, ऐसा कैसे हो गया, कैसे जो मटेरियल है उसमें है, तो वो था कि इस टॉक्सिन को काटने के लिए ये एंजाइम्स जो है वो काम कर रहे थे। हम लोग तो अपने जीवन में बहुत नगरबड़ी किए हैं, बहुत गलत तरीके से हमने चीजों को यूज किया है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है ना, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा। हाँ, एक एग्जाम्पल बताते हैं, 3 मिथाइल कोलैंथ्रीन, ठीक है ना। 3 मिथाइल कोलैंथ्रीन जो है, ये एक कार्सिनोजेन है। आज क्यों इतना कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग टॉक्सिन्स ले रहे हैं ना, वो हमारे लीवर सेल के टॉलरेशन से ज्यादा है। जब वो टॉलरेट नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि कैंसर जैसे भयानक बीमारियां हो रही है, और ये हो ही रहा है। हम लोग प्लास्टिक कोटेड कप में, कागज वाले कप जो होता है इसमें प्लास्टिक कोटेड, उसमें चाय पियेंगे, है ना। हम लोग बाहर से जो पैकेजिंग करके किसी भी संस्था से मंगाते हैं, चाहे वो जोमेटो से मंगाए, स्विगी से, किसी से आप मंगाते हैं, आप उसका पैकेजिंग देखिए, यूजुअली लोग एल्युमिनियम फॉइल यूज नहीं करता है, वो एक एल्युमिनियम की तरह प्लास्टिक होता है, मतलब एल्युमिनियम के कलर का प्लास्टिक होता है, उसको यूज करता है। क्या उसका केमिकल कंबशन है, गरम गरम खाना डालते ही उसमें कितना टॉक्सिन्स जा रहा है। या फिर जो हम बाजार में मिठाइयाँ खाते हैं या कुछ खाना खा रहे हैं, उसमें कितना कलर मिलाया गया है। these all things are very dangerous, और इसके थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स अपने बॉडी को दे रहे हैं। अगले क्लास में इसी फंक्शंस को आगे करते हुए फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस हम लोग देखेंगे।